हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर इकोसिस्टम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसके बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है कि हर एक जो कम्युनिटी है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो अपनी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को जो है कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग। यानी जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज होगा वैसे वैसे उनके अंदर भी जो है वो परिवर्तन होता रहता है। महत्वपूर्ण लक्षण है कि पर्यावरण के बदलते स्वरूप के साथ इसके संगठन और संरचना में निरंतर परिवर्तन होता है। ये चेंज जो है वो क्या होता है, क्रमबद्ध होता है और भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समांतर होता है। यानी ऑर्डरली और सिक्वेंशियल होता है और फिजिकल इन्वायरमेंट के चेंजेस के पैरेलल होता है ये। ये जो चेंजेस है ये लीड करेंगे टू अ कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी बनाने में जो कि नियर इक्विलिब्रियम हो, यानी अब उसमें और कोई चेंजेस ना हो पाए जो इन्वायरमेंट के साथ। इसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रम चरम समुदाय यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और ये जो है प्रोसेस जो ग्रेजुअल और फिर प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं स्पीशीज़ कंपोजिशन में एक गिवन एरिया में, हम इसे पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। जो प्रजाति संरचना में उचित रूप से अंकलित परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन के टाइम क्या होते हैं, स्पीशीज़ जो है एक एरिया के अराउंड जो है कॉलोनाइज होती हैं, अपनी कॉलोनी बनाती हैं, पॉपुलेशन बनाती हैं और वहाँ पे बहुत सारी हो जाती हैं और बाकी की जो स्पीशीज़ है वहाँ से उस पर्टिकुलर एरिया से या तो वो जो है डिक्लाइन हो जाएंगी या फिर अदृश्य हो जाती हैं। जनसंख्या उनकी घटती जाती है और वो अदृश्य हो जाती है। ये जो एंटायर सीक्वेंस है इन कम्युनिटीज़ की सक्सेसिव चेंजेस की एक जो गिवन एरिया है उसमें, इसे हम क्रमक कहते हैं या सिरे कहते हैं। विशेष परिवर्तनशील समुदाय को क्रमकी चरण और क्रमकी समुदाय कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, सेरल कम्युनिटीज़ और सेरल स्टेजेस जो है, इन जो ट्रांजिशनल इन कम्युनिटीज़ है इनको ये कहा जाता है। सक्सेसिव सेरल स्टेजेस जो हैं इनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं इन जो स्पीशीज़ है उनकी डाइवर्सिटी में, और इनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ऑर्गेनिज्म का, और ये टोटल जो बायोमास है उसको भी ये इंक्रीज़ कर देते हैं। जनसंख्या वृद्धि साथ ही संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि जैसे परिवर्तन यहाँ पे होते हैं। प्रेजेंट डे कम्युनिटीज़ जो है वर्ल्ड में वो बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के जो है ड्यूरिंग ये बनी है यहाँ पर। लाखों वर्षों के पश्चात ये अनुक्रमण में के फलस्वरूप ये उत्पन्न हुए हैं। अब एक्चुअली सक्सेशन और इवोल्यूशन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, यानी समांतर प्रक्रियाएं थी। और सक्सेशन जो है वो एक ऐसे एरिया में होता है जहाँ या तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ना रहता हो पहले से, वो मतलब खाली जगह हो, जैसे कि कोई नग्न पत्थर है, बेयर रॉक है, या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे कभी जहाँ के सभी जीव ना वो पहले वहाँ जो कभी वहाँ रहते थे और अब जो है नष्ट हो गए हो, तो वहाँ पे जो है ये सक्सेशन का जो प्रोसेस है ये होता है, ये अनुक्रमण का प्रोसेस होता है। जो पहला वाला है जो मतलब खाली जगह है जहाँ पे पहले कोई जीव नहीं था उसको हम कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। और ऐसी जगह जहाँ पहले थे जीव और वो अब नष्ट हो गए और वहाँ अब दोबारा जो है ये जीव आए हैं तो उसे हम कहेंगे द्वितीयक अनुक्रमण कहा जाता है उसे। जैसे कि नया ठंडा जो लावा हुआ है और नग्न पत्थर है, नव विकसित तालाब या जलाशय है, तो वहाँ पे जो ये कम्युनिटीज़ वगैरह आएंगी, जो स्पीशीज़ आएंगी, जो भी स्टार्ट होगा वहाँ पे उसे हम प्राथमिक अनुक्रमण कहेंगे। और ये जो है नए जीवों की स्थापना जो है ये बहुत ही धीमी गति होती है, बहुत टाइम लगता है इसको होने में, बहुत सारे साल लगते हैं। और ये जो है विविध जीवों के जीवीय समुदाय की संस्थापना से पूर्व वहाँ उपजाऊ मिट्टी अवश्य होनी चाहिए। प्राइमरी सक्सेशन के बाद जो है वो सेकेंडरी सक्सेशन होता है। ये जो स्टैब्लिशमेंट है इनका, ये न्यू बायोटिक कम्युनिटी का, ये जनरली स्लो होता है और ये डिपेंड करता है ऑन क्लाइमेट एंड द सॉइल कैसी है वहाँ की, और जो नेचुरल प्रोसेस हुए हैं सेवरल 200,000 ईयर्स में। तो वहाँ सॉइल जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए ताकि पेड़ पौधे जो आए वहाँ पे, और फिर उसके बाद अलग अलग जो जीव जंतु है वो वहाँ पे आके रहने लगे।
अब द्वितीयक अनुक्रमण जो है वहाँ पे ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होता है जहाँ पे पहले से ही जो है जो उनकी बायोटिक कम्युनिटी थी, जो प्राकृतिक जीव समुदाय है वो ही निरस्त हो गए हों, या फिर वो वहाँ से जो है चले गए हों। और इसके अलावा जैसे पूरी छोड़ी गई जो कृषि योग्य भूमि है, जल या कटे वन, बाढ़ से प्रभावित ज़मीन, तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी सक्सेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही जो है वेजिटेशन और ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ जो सक्सेशन है वो फास्टर होगा, ज़्यादा जल्दी होगा। अब क्या है कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो फोकस करता है इन चेंज इन जो वानस्पतिक परिवर्तन पर ये केंद्रित होता है, और जो वेजिटेशनल चेंज है वो चेंज करता है जो फूड है और वेरियस जो शेल्टर होते हैं एनिमल्स के, उनको भी ये जो खाद है और शरण स्थली पर ये प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वेजिटेशन चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है अब दूसरे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो पहले वाले थे वो वहाँ से जो है विलुप्त हो जाएंगे। ये जैसे जैसे अनुक्रमण बढ़ता है जानवरों के प्रकार और संख्या तथा अपघटक भी जो है यहाँ पे बदलते हैं। किसी भी समय जो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन है नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस से ये जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्रमक अवस्था को जो है प्राथमिक अवस्था में बदल सकता है, किनकी वजह से, जैसे जंगल की कटाई या फिर आग की वजह से जो है, या फिर मानव जनित जो ये विघ्न है, ये बाधाएं जो है, तो ये चेंज हो सकता है इनटू जो अर्लियर स्टेज है उसमें। इन बाधाओं में ऐसी नई स्थितियाँ अवस्थाएं पैदा होती है जिन्हें नई जातियों को प्रोत्साहन मिलता है, और बहुत सारी जातियाँ जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, डिस्करेज हो सकती है, वो हतोत्साहित हो सकती है, फिर निष्कासित हो सकती हैं। अब प्लांट का सक्सेशन हम देखेंगे कैसे। पादपों का अनुक्रमण जो है वो दो आधार पे हो सकता है, एक तो पानी वाला और एक शुष्क क्षेत्र वाला। जो पानी वाला होता है उसे हम जलारंभी अनुक्रमण कहते हैं, यानी हाइड्राक सक्सेशन कहते हैं, जो कि वेट एरियाज़ और जो हाइड्रिक कंडीशंस है वहाँ पे होता है, और ये हाइड्रिक कंडीशंस जो है वो बेसिक कंडीशंस में चेंज हो जाती हैं, हाइड्रिक से समुद्रिक परिस्थिति की ओर अग्रसर होती है। इसके विपरीत जो ज़ीराक सक्सेशन है, जो शुष्क तारंभी अनुक्रमण है, ये ड्राई एरियाज़ में होता है और ये ज़ीरिक से म्यूजिक कंडीशन में जाता है, यानी शुष्कता से समुद्रिक परिस्थिति की ओर ये बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि वह प्रजाति जो खाली और नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उसे हम पायनियर स्पीशीज़ कहते हैं या फिर मूल अन्वेषक कहते हैं। ये प्राइमरी सक्सेशन जो रॉक्स पे होता है यूजुअली, वहाँ पे क्या है कि लाइकेन्स जो हैं वो पाए जाएंगे एज पायनियर स्पीशीज़, जो हेल्प करते हैं जो चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करते हैं और अपर्दन और मृदा का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उसके बाद जो है बहुत छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स के लिए मार्ग प्रशस्त होता है, और जो मृदा की कम मात्रा में भी अपनी पकड़ को बनाए रखने में सक्षम है, यानी लाइकेन्स के बाद ब्रायोफाइट्स आएगा और उनके बाद जो है बड़े पौधे आ जाते हैं, और ये बहुत सारे चरणों में होने के बाद जो है चरम अवस्था पर वन समुदाय का निर्माण हो जाता है, यानी फॉरेस्ट जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो बन जाती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो स्टेबल रहती है, वो अनचेंज रहती है जब तक कि पर्यावरण में बदलाव नहीं आता है। समय के साथ मरुस्थलीय आवास समुद्रभेद में परिवर्तित हो जाते हैं। प्राइमरी सक्सेशन अगर ये पानी में हो तो क्या होता है कि लघु पादप पलवक मूल अन्वेषक होता है, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो पाइनियर होंगे। उसके बाद वो रिप्लेस हो जाएंगे रूट जो सबमर्ज प्लांट्स हैं उनसे, जड़ वाले पल्लवी पादपों और मुक्त पल्लवी पादपों के। उसके बाद जो है दलदली नरकुल, दलदली घास, झाड़ी, और बाद में जो है पेड़ यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे इनको। वापस जो है चरम सीमा समुदाय जो है इनके वन ही होंगे, और ये भी जो है परिवर्तन हो जाता है बाद में समय के साथ, जल का ही स्थलीय पारितंत्र में परिवर्तित हो जाता है, यानी एक्वेटिक जो है वो टेरिस्ट्रियल में चेंज हो जाता है। अब सेकेंडरी अनुक्रमण जो है द्वितीयक अनुक्रमण, यानी ये जो है वैसी स्पीशीज़ में ये प्रजाति का जो आक्रमण है वो मृदा की स्थिति की जल उपलब्धता, पर्यावरण तथा बीज और अन्य उपस्थित परवर्ध्य पर निर्भर करती है, यानी इन पर ये डिपेंड करती है, सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इन्वायरमेंट, उसके अलावा सीड्स और बाकी के जो वहाँ पे प्रोपेग्यूल्स प्रेजेंट है उन पर। सॉइल जो है वहाँ पे ऑलरेडी है, रेट ऑफ सक्सेशन जो है यहाँ पे फास्टर होगा। क्लाइमेक्स जो है वो जल्दी आ जाएगा, यहाँ पे जो चरम अवस्था है वो तेज़ी से प्राप्त हो जाएगी, यानी जंगल जो है जल्दी से बन जाएंगे यहाँ।
सो यहाँ पे चरम अवस्था तक पहुँचने के लिए शायद हज़ारों वर्ष जो है वो लग जाते हैं, जो प्राइमरी अनुक्रमण है उसमें, जबकि जो सेकेंडरी है उसमें ये जल्दी हो जाता है, उसमें हज़ारों वर्ष नहीं लगते हैं। अब है पोषक चक्र। इससे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये एक तालाब सा है, पानी है इसमें, और इसमें पाद पल्लव का जाएंगे पहले, फिर उसके बाद जो है निमग्न पादप चरण आएगा, यानी सबमर्ज प्लांट स्टेज आएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग जो है ये वाली स्टेज आएगी, और उसके बाद यहाँ पे नरकुल अनूप चरण आएगा, नहीं यानी रीड स्वैम्प स्टेज आएगी, यहाँ दलदली जो है इलाका ये बन जाएगा, और फिर उसके बाद कच्छ श्वादल चरण यानी मार्श मिडो स्टेज आ जाएगी, और ये दलदल जो है ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा और ज़मीन जो है बनना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद स्क्रब स्टेज, यहाँ पे पेड़ भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो है श्रब्स वगैरह जो है ये बन जाएंगी, और फाइनली जो है क्लाइमेक्स में यहाँ पे फॉरेस्ट बन जाएगा, और ये जंगल जो है वनीकरण यहाँ पे हो जाएगा। तो ये प्राइमरी सक्सेशन का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब क्या है कि जो परितंत्र है उसमें पोषक जो है वो कभी समाप्त नहीं होते। ये न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में है। जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, तो यहाँ पे जो पोषक तत्व है वो कभी समाप्त नहीं होते, वो एक साइकिल के रूप में जो है चलते रहते हैं। बार बार जो है चक्रित होते हैं और अनंत काल तक ही चलते हैं। एक परितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को हम पोषक चक्र कहते हैं, यानी न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं हम इसको। और जो जीव है उनको वृद्धि, प्रजनन और विभिन्न कायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पोषकों की जो है ज़रूरत होती है। तो ये जो पोषक जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये मृदा में विद्यमान होते हैं, और इनको हम स्थायी अवस्था के रूप में जो है संदर्भित करते हैं, यानी इनको हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे एनी टाइम, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम वाले। इस न्यूट्रिएंट साइकिल को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कह सकते हैं। बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो रॉक्स और एयर वाटर, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल दो टाइप की होती है, एक गैसियस टाइप की और दूसरी होती है सेडिमेंट्री टाइप की। यहाँ पे जो है भूमंडल में कार्बन चक्र का ये मॉडल है यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत सारे प्रोसेस से जो है एटमॉस्फेयर में वापस जा रही है। जैसे कि ये अपरद घात श्रृंखला है, यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, और प्लांट जो है उसे यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। और जंगल लकड़ी और कार्बनिक कचरे को जलाने से CO2 रिलीज़ होगी। उसके अलावा अवशेषी ईंधन, वाहन और विद्युत ताप के लिए जो जलाने के लिए कोयला वगैरह को जलाएंगे तब जो है CO2 रिलीज़ होगी। और प्रकाश संश्लेषण जो जलीय खाद्य श्रृंखला है, इसमें इसका यूज़ होता है, और पादपों द्वारा भी इसका यूज़ होता है। और अवसाद जो है कार्बनिक अवसाद वगैरह से ये जो है इस तरह से ये यूज़ भी हो रहा है, और जो है रिलीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर में, और वापस जो है यूज़ भी हो रहा है बाय प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ये जो है साइकिल इस तरह से चलती रहती है कंटिन्यूअसली जो है। इसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं, और गैसीय और अवसादी या तलछटी दो प्रकार की ये होती है। गैसीय में जो है नाइट्रोजन और कार्बन चक्र है, और अवसादी में है सल्फर और फास्फोरस वाली। ये जो है सल्फर और फास्फोरस धरती पे जो है पपड़ी जो पटल है वहाँ पे उपस्थित होते हैं। पर्यावरणीय घटक जैसे कि मिट्टी, आर्द्रता, pH, ताप, और ये भी जो है वायु आदि जो है वायुमंडल में पोषकों के मुक्त होने की दर को तय करते हैं। ये जो रेट है रिलीजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसको कौन डिसाइड करता है, कौन अफेक्ट करता है? मॉइस्चर, सॉइल, pH एंड टेम्परेचर, ये रेगुलेट करता है इसे। और जो फंक्शन है रिजर्वर का वो होता है कि भंडार की क्रियाशीलता कमी को पूरा करने के लिए होती है, जो कि अंतर्वाह और बहिर्वाह की दर के असंतुलन के कारण संपन्न होती है, यानी ईफ्लक्स और इनफ्लक्स के कारण जो है ये इम्बैलेंस जो हुआ है, तो वो रिजर्वर जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं। नाइट्रोजन वाली हमने पढ़ ली है, और अब हम पढ़ेंगे पारितंत्रिक इकोसिस्टम कार्बन साइकिल। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 49% ड्राई वेट जो है उनका कार्बन का बना होता है, और 71% जो कार्बन है वो समुद्र में जो है कार्बन के रूप में विलय के रूप में विद्यमान रहती है, यानी 71% जो कार्बन है वो ऑक्सीजन ओशियंस में जो है डिज़ोल्व फॉर्म में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है अभी आया था फर्स्ट ग्रेड में।
सो ये ओशनिक रिजर्वर जो है वो रेगुलेट करते हैं जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको नियमित करते हैं इन एटमॉस्फेयर। और सिर्फ 1% जो है वो प्रेजेंट होता है ग्लोबल कार्बन का इन एटमॉस्फेयर। तो जीवाश्म ईंधन भी जो है कार्बन का एक भंडार का यहाँ पे ये रिजर्वर की तरह ऐड करते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स है। सो कार्बन साइकिल जो है वो एटमॉस्फेयर में होती है, ओशंस के थ्रू होती है, और लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स इन सब के थ्रू जो है ये संपन्न होती है। सो प्रकाश संश्लेषण में प्रति वर्ष जो है 4 × 10⁻13 kg कार्बन जो है वो उसका स्थिरीकरण होता है, यानी उसका फिक्सेशन होता है एनुअली जो बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू इतनी अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। और उसके अलावा एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में भी चला जाता है। और ये जो है जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स की, उनके थ्रू ये वापस जाता है। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम CO2 जो है वो रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं। सो इसके अलावा इसके साथ ही भूमि और महासागरों में कचरा सामग्री और मृत कार्बनिक सामग्री की अपघटन की प्रक्रियाओं के द्वारा भी जो कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी मात्रा जो है वो अपघटकों द्वारा छोड़ी जाती है, यानी डिकम्पोजर्स जो हैं वो इसको रिलीज़ करते हैं वेस्ट मटेरियल और डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को जो है डिकम्पोज करने के थ्रू। सो जो कुछ अमाउंट है कार्बन का वो सेडिमेंट्स और उसके अंदर भी जो है वो चला जाता है, कुछ मात्रा अवसादों में नष्ट होती है और संचरण द्वारा निकाली जाती है। लकड़ी के जलाने, जंगली आग और जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण कार्बनिक सामग्री और जलवायु ज्वालामुखीय जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं इनके वजह से भी जो है ये अतिरिक्त स्रोत हैं जिनके द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है। सो इस तरह से जो कार्बन है वो यूज़ भी किया जाता है और वापस जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये कार्बन साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। एंड नेक्स्ट जो है वो है फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फोरस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का, और न्यूक्लिक एसिड और कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक ही मुख्य घटक होता है। बहुत सारे एनिमल्स में ये लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होता है ताकि उनकी जो है कवच, अस्थियाँ और दांत बनाने के लिए काम आता है। और ये नेचुरल रिजर्वर जो है फॉस्फोरस के वो क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, चट्टाने जो है वो इनका भंडारण, प्राकृतिक भंडारण होती है। सो अब ये जो रॉक्स हैं यहाँ पे इनका अपक्षय होता है तब थोड़ी मात्रा में फॉस्फेट जो भूमि में चली जाती है, ज़मीन में चली जाती है और फिर वो सॉइल में मिल जाती है और फिर वहाँ से जो है ये पेड़ों के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है। फिर पेड़ों को जो है जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं वो खा लेते हैं और फिर उनको जो है कार्निवोर एनिमल्स खा लेते हैं। तो इस तरह से फॉस्फोरस जो है वो ट्रैवल करता रहता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, और पूरे इन्वायरमेंट में जो है इस तरह से इसका सर्कुलेशन होता है और फिर ये वापस रिलीज़ हो जाता है। जब वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं तो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो फॉस्फेट जो है वो सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है वो रिलीज़ करते हैं फॉस्फोरस को। सो इस तरह से ये कंप्लीट जो है साइकिल चलती रहती है। सो अब क्या है कि कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल में डिफरेंस देखो। पहला कि बरसात के द्वारा जो है वायुमंडल में फॉस्फोरस का निवेश कार्बन के निवेश की अपेक्षा बहुत कम होता है। सो रेनफॉल से जो है स्मॉलर इनपुट मिलेगा हमको फॉस्फोरस का। और उसके अलावा जो एक्सचेंज है फॉस्फोरस का बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ये जो है बहुत ही नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है ये। अब है इकोलॉजिकल सर्विसेज यानी पारितंत्र सेवाएं। तो इकोलॉजिकल सर्विसेज वो होती हैं जो इकोसिस्टम जो है प्रोडक्ट्स बनाता है जो वो हमारे लिए, यानी पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को पारितंत्र सेवाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक स्वस्थ वन पारितंत्र की भूमिका, वायु और जल को शुद्ध बनाना, सूखा और बाढ़ को घटाना, पोषकों को चक्रित करना, भूमि को उर्वर बनाना, जंगली जीवों को आवास उपलब्ध कराना, जैव विविधता को बनाए रखना, फसलों का परागण करने में सहायता करना, कार्बन के लिए भंडारण स्थल उपलब्ध कराना, साथ ही सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करना आदि। तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, इकोलॉजिकल सर्विसेज में आएंगी। तो ये इकोलॉजिकल सर्विसेज जो है अगर हम इनकी अगर हम प्राइस लगाएं तो ये रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके साथियों ने इसकी जो है प्राइस कीमत जो है वो निर्धारित की थी और वो थी 33 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी बहुत ज़्यादा है ये। तो ये जो ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जो कि 18 ट्रिलियन है उसके लगभग की डबल है, लेकिन हम इसको जो है फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि ये सब फ्री है, हमको अवेलेबल है। तो हमको इकोसिस्टम के बारे में भी जो है सोचना चाहिए।
जंगलों को नहीं काटना चाहिए, अगर काटे तो पेड़ भी लगाने चाहिए वापस। तो ये बहुत सारी जो प्रोसेस है जो हम हेल्प कर सकते हैं हमारी जो नेचर है उसको। सो इकोसिस्टम सर्विसेज जो हमको प्रोवाइड की जाती हैं। सो यहाँ पे विभिन्न पारितंत्र सेवाओं की कुल लागत में 50% जो है केवल मृदा संरचना के लिए, यानी जो सॉइल फॉर्मेशन है उसके लिए ये है 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, और लेस देन 10% जो है वो है न्यूट्रिएंट साइकिल और रिक्रिएशन वगैरह का है। सो जो वाइल्ड लाइफ है उसकी और क्लाइमेट रेगुलेशन जो है और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसकी कॉस्ट जो है वो 6% है। सो हमने पढ़ा कि पारितंत्र जो है प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है, इसमें निर्जीव और सजीव दोनों घटक होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में जो है वो आता है हवा, पानी और मिट्टी, और जबकि सजीव घटकों में जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। सो हर एक इकोसिस्टम में जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है फिजिकल स्ट्रक्चर, जो कि उनके आपस में जो है एक विशिष्ट भौतिक संरचना होती है जो निर्जीव और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होती है। सो जो स्पीशीज़ कंपोजिशन है और जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो 2 मेन स्ट्रक्चरल फीचर हैं इकोसिस्टम में। ये याद रखना कि प्रजाति संगठन और स्तर विन्यास, ये क्या है, इसके स्ट्रक्चरल महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ये इसकी। और उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र, ये 4 जो हैं ये 4 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं इसकी, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एक इकोसिस्टम के। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हमने देखा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कि उत्पादक की जैव मात्रा, उत्पादन या सौर ऊर्जा की ग्रहण करने की दर होती है। ये 2 प्रकार की होती है, ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता। सो जैविक जो कुल उत्पादकता है या फिर सौर ऊर्जा संग्रहण की दर है उसको हम ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। और इसमें से अगर हम जो है रेस्पायरेशन वाला निकाल दें तो ये जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। और उसके अलावा अपघटन में अपरद में जटिल कार्बनिक जो घटक है उनको अपघटकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अकार्बनिक पोषक तत्वों में बदल जाता है। और इसकी 3 प्रक्रियाएं होती हैं जो कि हैं अपरदों का खंडन, निक्षालन और अपचय, यानी कैटाबॉलिज्म, लीचिंग और फ्रेगमेंटेशन। अब दूसरा था, इसके अलावा था कि एनर्जी फ्लो जो है वो हमेशा एक दिशा में होता है। पहले प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करेंगे, फिर उसको फूड में ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर प्रोड्यूसर्स जो है वहाँ से प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर तक जो है ये ट्रांसफ़र होती जाएगी। सो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे जो है डिफरेंट अमाउंट जो है सिर्फ 10% ही जो है आगे जाता है एनर्जी का। सो प्रकृति में भिन्न पोषण स्तर के जीव आहार या फिर ऊर्जा संबंधों हेतु एक दूसरे से परस्पर जुड़कर खाद्य श्रृंखला का गठन करते हैं, यानी ये जो फूड चेन है वो बनाते हैं, और बहुत सारी फूड चेन मिलके एक फूड वेब बनाती हैं। और हमने न्यूट्रिएंट साइकिल्स देखी, कार्बन साइकिल देखी, और उसके अलावा फॉस्फोरस साइकिल देखी। और हमने देखा कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है और सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो किस तरह से होता है। और बायोटिक कम्युनिटी के बारे में हमने जो है इस चैप्टर में पढ़ा। सो इस वीडियो में इतना ही। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर जो है आप लोग दीजिएगा। पहला है कि पादपों को डैश कहते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है पादपों द्वारा प्रमुख पारितंत्र का पिरामिड का प्रकार होगा, यानी इन एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्रीज द पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो संख्या का ये पिरामिड किस तरह का होगा। एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता की सीमा का कारक है डैश जो है ये बताना है। हमारे पारितंत्र में सामान्य अपरदन और पृथ्वी का कार्बन का प्रमुख भंडार डैश है, तो ये बताना है। कमेंट सेक्शन में आंसर्स बता देना इसके। एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में द्वितीय दूसरी पोषक स्तर होता है, तो ऑप्शंस ये दे रखे हैं हमको। द्वितीयक उत्पादक हैं, इनमें से द्वितीयक उत्पादक कौन सा है। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है। तो ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।